तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है सबके। सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वनक्कम। जो भी सुनना पसंद करते हो मेरे भाइयों तुम, और हाँ क्या रह गया मजा में। हाँ तो मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ, और ये वीडियो रहने वाला है हमारे देश के ऊपर। दोस्तों हमारा देश खतरे में है। पहले ये देखो, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करो। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। दुनिया में लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे बोल रहे हैं, उनके पीछे बोल रहे हैं, ऊपर बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों को समझ नहीं आ रही। गू खा के ही मानोगे क्या? हम जिंदा हैं तब भी उन्होंने हमें मार दिया, हमारा वोट चोरी कर लिया, हमारा अधिकार चोरी कर लिया, हमारा वोट चोरी हो गया, उन्होंने हमारा अधिकार चोरी कर लिया। मेरा एक कमरे का घर है, उन्होंने मेरे घर पर 80 फर्जी वोटर रजिस्टर कर दिए, उन्होंने हमारा अधिकार चोरी कर लिया। इन वोट चोरों को सबक सिखाना है, हमारे साथ आए। इन वोट चोरों को गद्दी से हटाएं। वोट चोर गद्दी छोड़। देखो भाई, मोदी जी ने कभी भी झूठ नहीं कहा है। उन्होंने पहले कहा था कि वो झोला लेके भाग जाएंगे, सरकार चली गई तो, और चोरी पकड़ी जाने के बाद बोल रहे हैं कि अरे मैंने पहले बचपन में जो छोटी चोरी करी थी, अगर उन्हें तुमने रोक लिया होता तो आज मैं इतनी बड़ी चोरी ना करता। तुम कहोगे कहाँ कह रहे हैं, देख लो भाई। सर वो देखो सर, सर वो देखो। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अगर उनके ऊपर लेके बोलूँगा तो तुम लोग क्या ही बोलोगे, इसलिए अपने पे लेके बताता हूँ। समझ लो, तुम सब जितने भी वीडियो देख रहे हो या जो नहीं भी देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, तुम सब ने मेरे को वोट देके जिताया, ठीक है। तुम लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने जो कि तुमसे कहा था कि हाँ भाई ये करूँगा वो करूँगा, वो सुन के तुमने मेरा पूरा साथ दिया। और उसके बाद जब मैं जीत जाऊँ, मैं तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर दूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सर आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? राहुल गांधी जी को देखा तो पता चला एहसान फरामर्श का क्या मतलब होता है। मोदी जी को देखा तो पता चला एहसान फरामर्श का क्या मतलब होता है। तो मैं भी हिंदू धर्म का ही हूँ और हनुमान जी का परम भक्त भी हूँ, और मैं अपने देश से और अपने देश के हर अच्छे इंसान से बहुत प्यार भी करता हूँ। इसलिए ही मैं सबको सच दिखाने में लगा हुआ हूँ, ताकि हम जल्द से जल्द जो भी नुकसान हो रहा है देश में, अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके के लोगों को, और ख़ासकर मासूम बेकसूरों को, उसको हम रोक सकें। खैर, हिंदू धर्म के अगर आप हो तो आपने सुना होगा कि कलयुग, घोर कलयुग जब आ जाएगा तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, मतलब कैसे आपको पता चल सकता है कि हाँ भी घोर कलयुग चल रहा है और अब आपको सतर्क रहना है। एक बार पहले ये देखो। सनातन धर्म के ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवत पूर्ण और भविष्य पूर्ण के अनुसार घोर कलयुग के दौरान कई घटनाएं होंगी। इनका सार बिल्कुल सीधा और छोटा है। मुख्य घटनाएं: धर्म और नैतिकता का पतन, लोगों का धर्म और ईमानदारी से विश्वास उठ जाएगा। धर्म के नाम पर धोखा और पाखंड बढ़ेगा। आयु और शक्ति में कमी, लोगों की आयु, उम्र और शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी। घर और रिश्तों का अंत, पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। लोग पैसे और स्वार्थ के लिए अपनों को भी छोड़ देंगे। प्रकृति का विनाश,
प्राकृतिक आफतें, नेचुरल कैलामिटीज बात जाएंगी, मौसम बिगड़ जाएगा, फसलें नाश हो जाएंगी और जल संकट होगा। असत्य का बोलबाला, झूठ और धोखे का प्रचार होगा। लोग सच को मानना छोड़ देंगे। राजाओं और शासकों का अधर्मा, शासक और नेता भयंकर रूप से भ्रष्ट हो जाएंगे। वो जनता पर अत्याचार करेंगे और केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। बच्चों की छोटी उम्र में शादी, ग्रंथों में ये भी लिखा है कि बच्चों की शादी काफी कम उम्र में होने लगेगी। वैसे तो दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ अब बची नहीं है जो ना घटी हो। अब सब कुछ ऐसा घट चुका है जो ये बताता है कि घोर कलयुग का अंत नज़दीक है या फिर घोर कलयुग में आप चल रहे हैं। बताओ लोग यार, बच्चियों का, छोटे छोटे बच्चों का जो 1-1 महीने के उनका रेप कर रहे हैं। साला कुत्ता भी नहीं छोड़ा लोगों ने। और काली के साथ नहीं किया? नहीं किया, बोल दे, झूठ सच्ची सच्ची बता, काली के साथ नहीं किया? हाँ हाँ, काली के साथ नहीं किया। हाँ हाँ, रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, नेता राजा बन चुके हैं। बताओ, पहले नेता लोग जो है अपना सब कुछ लुटा के जनता के भले के लिए काम करा करते थे, अब जनता को लूट के अपने भले के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे के सारे महरूपी हैं, कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करता। जो धर्म का नाम लेके काम कर रहे हैं वो सारे के सारे पाखंडी हैं, पापी हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं धर्म के नाम पे। तो बचा क्या है? क्या कब जब हनुमान जी बोल रहा, मतलब जब प्रलय आ जाएगी तब मानोगे क्या तुम लोग? मतलब जब साला मौत मुंह पे खड़ी हुई होगी तब बोलोगे अरे गलती होगी। हुए प्रसारण बंद कर दिया गया। सेम इंग्लिश वाले चैनल पर ऐसा हुआ कि जब तक राहुल गांधी ने हिंदी में भाषण दिया वो लोग दिखाते रहे, जैसे इंग्लिश में शुरू हुए उन्होंने बंद कर दिया। इन लोगों ने दोनों काम एक साथ कर लिए, यह भी बता दिया कि हम मीडिया का काम निभा रहे हैं, हमने खबर दिखाई है, और उन्होंने अपनी चाटुकारिता का भी धर्म निभा दिया। इन लोगों की अगर जीभ निकाल के देखी जाए, साले इतने बड़े छाले होंगे इन लोगों के, चाट चाट के छाले पड़ गए होंगे। खैर, चाटने की मलाई इन लोगों को मिली रही है, देश से इनको लेना देना क्या है। ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे बीजेपी की सरकार या सत्ता पक्ष की सरकार इनके घर की है, और विपक्ष को ऐसे बदनाम करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने इसका क्या छीन लिया हो। और जैसे ही विपक्ष सत्ता में आएगी तो उसकी तारीफ करने लगेंगे, फिर जो अभी सत्ता में उसकी बुराई करने लगेंगे। इनका काम केवल चाटुकारिता करना है, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। अभी बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी की चाट रहे हैं, जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की चाटेंगे। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 पे, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट में मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए, और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली, 4 साल के डेपुटेड अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। तुम लोगों ने सीमा में कौन घुस गया है? किसी को पता ही नहीं होगा, अंधभक्त हो ना यार। अपने आप को बचाने के लिए ना एक सबसे बढ़िया जो चीज कोई कर सकता है वो है बहाना। कैसे? भाइयों बहनों, चुनाव आयुक्त कहते हैं पूरा डेटा देखने में 3600 साल लगेंगे। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? अब जरा सोचिए, 6,40,930 गांव हैं इसमें। अगर हर गांव से सिर्फ एक आदमी बैठ जाए तो 2-3 दिन में पूरा काम निपट जाएगा। बहाना ऐसा मानो चांद पे पैदल जाने निकले हों। क्यों? ये चुनाव की पारदर्शिता का सवाल है। अगर जनता के मन में शक पैदा हो गया तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। और आज के जमाने में जहां एआई है, हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वहां कहना कि डेटा चेक करने में सदियां लग जाएंगी फर्क तो वैसा है जैसे कोई मोबाइल जमाने में कबूतर से खत भेज रहा हो। कुल मिला के बात ये है कि ये रूलिंग पार्टी वाले अगर इन्हें अपने हित के लिए कुछ भी करना हो तो वो झट से हो सकता है, लेकिन अगर जनता के हित के लिए कुछ करना हो तो भैया उसमें तो जन्म लग जाएंगे। अगर तुमने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना जाके। इससे पहले वाला वीडियो जो है उसमें बीच में मैंने एक चीज़ दिखाई है, एक सच दिखाया है कि एक बहुत ही बड़ा रेपिस्ट गुरु जिसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, उसको फांसी की बजाय 12 साल 20 साल की सज़ा हुई है। और पता है वो क्या करता है? वो हर महीने छुट्टी लेके बाहर आ जाता है, बाहर घूमता है, मस्त अपना खाना पीना खाता है, अपना घूमता फिरता है, अपने काम करता है जो भी वो करता है, और फिर अपना वापस चुपचाप अंदर चला जाता है।
ये चल रहा है रेपिस्ट के साथ, सोचो। और वैसे ही जिस हरामजादे ने 3000 तक लड़कियों का रेप करा था, उनके वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे थे और उनका जीवन उसने नर्क बना दिया था, उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई, उसको हुई है सज़ा आजीवन कारावास की, ताकि वो भी ऐसी छुट्टी लेके जा सके और अपना जीवन आराम से काट सके। और तुम यकीन नहीं करोगे, बीजेपी के वो लोग, छोड़ो यार क्या बोलूँ, तुम लोग पे नहीं बीती इसलिए शायद तुम लोग सीरियस नहीं ले रहे, लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बट मैं दुआ तो यही करूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो, बट होगा यार अगर तुम लोग चुप रहे, क्योंकि कर्मा वापस लौट के आता है, ये मुझे भी पता है अच्छे से, तभी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गंदगी नहीं चाहिए जीवन में। और उससे भी बड़ी बात ये है मेरे भाइयों कि जो ये देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इनको जो फॉलो नहीं करते उनके ऊपर जो चालान्स लगते हैं, पेनल्टीज़ लगती हैं, वो इतनी गलत हैं, इतनी गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा है। कितने लोग होंगे हमारे देश में जो 20,000 रुपये से ऊपर हर महीना कमा रहे हो? कितने लोग होंगे? तुम्हें क्या लगता है? हमारे देश में मेरी रिसर्च के हिसाब से 65 to 70% लोग महीने के 10,000 से भी कम कमाते हैं। तुम लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि तुम लोग तो अपने मज़े में हो। किसी के पापा ने बढ़िया साथ दिया, किसी के पापा ने बढ़िया साथ दिया, या किसी को गिफ्ट में भैया बढ़िया दिमाग मिल गया सब लोग लगे पड़े हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन कब तक ऐसे लगे रहोगे? जब जनता ही नहीं बचेगी तो तुम बिजनेस या कोई भी काम क्या ही करोगे? किसके लिए काम करोगे? नौकरी कहाँ करोगे तुम? और तुम लोग ये बात समझ नहीं रहे हो। जिस जनता से तुम लोगों का घर चलता है, हर किसी का घर चलता है, चाहे वो कोई भी हो, वही जनता इस समय खतरे में है, बट कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तुम्हें पता है हमारे देश में जो ये चला जा भाई, चला जा। तो खैर मैं कहाँ गया? मैं ये कह रहा था कि हमारे देश में जो ये चालान पलान हैं, इनके रेट इतने हाई हैं कि जो हमारे देश का आम इंसान है वो बेचारा इतना डर जाता है, वो अपनी जान तक को जोखिम में डाल देता है, बल्कि गवा भी देता है, और कभी कभी अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की गवा देता है। वो भी बस क्यों? क्योंकि हमारे देश में आम इंसान को उसकी मेहनत का सही पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो 100 गुना ज़्यादा वसूल जरूर लिया जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये एक बार ये देखो। अरे भैया आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों का। अरे भाई क्या कर रहे हो? भैया एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी बंद कर। लग जाएगी भैया, गाड़ी बंद कर देंगे भैया मेरी। अरे बच्चे हैं मेरे साथ यार। भाई मैं सेफली बताऊंगा भैया, वो बात नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम हम लोगों को ही होगा। भैया प्लीज रोक लो, भैया रोक लो यार। भैया प्लीज रोक लो ना। मैम पुलिस बैठे आप नहीं, आप वो नहीं समझ रहे हो, वो पीछे है पुलिस। भाई वो जाने नहीं देंगे तुम्हें। भैया प्लीज भाई रोक लो। समझा करो। भाई मैं पैसे दे दूंगा, रुक जाओ यार। मैं समझ रहा हूँ यार, वो गाड़ी मैं बात कर लूंगा, तुम रुक जाओ यार। यार भाई मत कर यार, बच्चे हैं साथ में यार, समझा कर यार मेरे भाई। प्लीज समझो ना भैया। हमें उतार दो, हमें उतार, तुम जैसे करना हमें उतार दो, रुक जाओ। भैया आप प्लीज गाड़ी रोक लीजिए। भैया बच्चा है मेरे साथ, समझा कर यार, तू समझ नहीं रहा क्या? नहीं भैया, होगा भैया, मेरी गाड़ी बंद कर देंगे, पेपर टूटे हुए हैं। भैया वो भैया मैं बात कर लूंगा, मैं तुम समझ नहीं रहे हो। मैं अरे भाई बच्चे हैं साथ में यार। सेफ चला रहा हूँ, टेंशन मत लो, गाड़ी बंद कर देंगे यार। भैया प्लीज आप रोक लो। भैया भैया प्लीज रोक लो। भाई रोक ले यार मेरे भाई, तू समझा, मैं बात करूंगा, मैं बचा लूंगा तुझे, समझा? भैया गाड़ी बिल्कुल बंद कर देंगे, नहीं मानेंगे। अरे मेरे पास आदमी है, कांटेक्ट निकाल दूंगा मैं तुझे, समझा कर यार मेरे भाई। भाई समझा कर यार, उतार दे, हमें उतार दे यार। भैया प्लीज तू जैसे भाई रुक जा यार, भाई रुक जा यार। भैया बच्चा है मेरे साथ, समझा कर यार, तू समझ नहीं रहा क्या? थोड़ी देर के लिए बोलने की हिम्मत चली गई थी। दोस्तों हमारे देश में बड़े से बड़े अपराधी को छोड़ा जा रहा है,
खासकर उसको जो सरकार से जुड़ा हुआ है। और बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है हर जगह, चाहे तुम किसी भी सरकारी सुविधा को देख लो, कहीं पे भी हमारे देश में किसी भी आम इंसान को सही सुविधा नहीं दी जाती है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो होती है। बताओ, हमारे देश में जो पहले से खुले हुए स्कूल्स थे उन्हें बंद कर दिया जा रहा है, और जो पुराने स्कूल पहले से खुले हुए हैं उनके अंदर कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। वहाँ के टीचर को एरोप्लेन की स्पेलिंग नहीं आती है, और जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम ठीक से करना नहीं जानते हैं, उनको ठीक औजार नहीं दिए जाते हैं, मतलब इक्विपमेंट्स, और प्लस वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं होती है खास। हमारे देश के हॉस्पिटल्स में अब कोई खास सुविधा नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के वीडियोज़ में आए दिन देखता हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लापरवाही होती है। लोग आते हैं अपना ठुके पिटे, कोई एक्सीडेंटल केस है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को कुछ दिक्कत हुई है, और डॉक्टर क्या कर रहे होते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई रील देख रहा होता है, कोई अपने मज़े में घूम रहा होता है, या कोई अपने कुछ भी निजी काम कर रहा होता है, बट वो जिस काम के लिए वहाँ पे है वो काम नहीं कर रहा होता है। और ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से लाखों लोग हर रोज़ मरते हैं हमारे देश में। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? कब तक ऐसे चुप बैठे रहोगे, ऐसे ही झेलते रहोगे? अपने हक को जानो। तुम आज की तारीख में एक छोटी सी 5 साल की बच्ची जब दुकान पे जाके 10 रुपये की डेयरी मिल्क चॉकलेट लेती है ना, तो वो भी 28% GST भरती है। 28% को मतलब तुम सीधे सीधे 30% ले लो, ठीक है? मतलब एक छोटी सी 5 साल की बच्ची भी 10 रुपये की जब चॉकलेट खरीद रही है तो 3 रुपये दे रही है। इस दुनिया में हमारे देश में कोई भी फ्री का नहीं खा रहा। जो भी सरकार उसे सुविधा दे रही है वो उससे ही पैसे जो लिए हैं, वो भी हर तरीके से, बहुत तरीके से, और पता नहीं कैसे कैसे जान ले लेके, खून चूस चूस के उस पैसे की ही सुविधा तुम्हें दी जाती है, जो कि दी नहीं जा रही है आज की तारीख में ठीक से। और इसी वजह से तुम लोगों का और नुकसान हो रहा है, बट तुम लोग शांत बैठे हो। अबे कब तक अपनी दिहाड़ी के चक्कर में पड़े रहोगे? जब आने वाले समय में देश ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे आने वाले बच्चे क्या करेंगे? मजदूरी? सभी मजदूर बनोगे क्या? धर्मवाद के अलावा तुमने क्या सीखा? और तुम ये बताओ, धर्मवाद भी तुमने घंटा गधे का कुछ सीखा? जात पात धर्म वरम करते रहते हो। तुम में से कौन अपने धर्म का है पूरी तरीके से बताओ, या तुम में से कौन अपनी जात का है पूरी तरीके से बताओ। जो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ हो वो क्षत्रिय है? कहीं आर्मी में खड़ा है, कहीं पे मेजर है, कहीं पे पुलिस वाला है, कहीं पे चौकीदार है, हाथ में बंदूक है, देश के लिए कभी किसी दुश्मन से लड़ा है, काय का क्षत्रिय है? पंडित है, पंडित घर में पैदा हुआ है, भ्रम का ज्ञान है भाई तुझे? भ्रम का तो तुझे घंटा नहीं पता, काय का क्या नाम है वो है तू भाई, जो भी है तू, पंडित, ब्राह्मण। और क्या होता है भाई, ये SC ST हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं, शूद्र। भाई नाला साफ करता है कोई, ऐसा काम करता है? नाला साफ करना, कूड़ा उठाना, ये सब करके साफ सफाई करना नहीं करता, तो काहे का शूद्र है तू? और क्या होता है भाई, एक चीज़ पटवारी, क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो जो भी है, पैसों का लेन देन करने वाले, जो भी ये सब काम संभालते हैं, वैश्य करता है भाई। है कुछ जेब में है? नहीं है, काहे का वैश्य है? दोस्तों, हम इन फालतू की चीज़ों में पढ़ के ओरिजिनल उससे अपना ध्यान हटा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही धर्म के नाम पे पाप करते रहे तो हमारा हाल फिर वही होगा। जितने भी अच्छे मासूम सच्चे लोग हैं उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, और फिर अंत में विनाश। और चलो, अब जात पात की बात आई गई है तो इसका भी सच मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। और वैसे तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इस सच को पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। देखो, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि असल में जात जो होती है वो आपके जन्म से नहीं, वो होती है आपके कर्म से। और पुराने समय में जो है लोग अपने कर्म के कट्टर होते थे ज़्यादातर, इस वजह से क्या नाम है, ये सब चीज़ें कह देते थे। और जो है एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि उनको और कुछ काम आता नहीं था, इसलिए वो पर्टिकुलर उसी काम को करते थे, जिस वजह से उनको ये नाम दे दिया गया। लेकिन आज इस घोर कलयुग के समय में असल में हर इंसान जो भी हिंदू धर्म का है और ये जात पात में मानता है, वो हर जात का है। वो कैसे? जब आप सुबह को उठते हो तो आप टट्टी साफ़ करते हो अपनी, ठीक है, तो तब आप शूद्र हो, क्योंकि आप गंदगी को हाथ लगा रहे हो। दूसरी चीज़, जब आप किसी भी जगह पे जाते हो, अगर बाय चांस आपका कोई मान सम्मान पे बात आ जाए, आपको शस्त्र अस्त्र उठाने पड़ जाए या लड़ना पड़ जाए अपने स्वाभिमान, अभिमान और इज्जत के लिए, तब आप क्षत्रिय हो। और
तीसरा, जब आप कोई भी अपने जीवन यापन के लिए या अपने जीवन को अच्छा करने के लिए पैसे का लेन देन करते हो या फिर कुछ भी ऐसा करते हो पैसे से रिलेटेड, दौलत शौहरत से रिलेटेड, तो आप वैश्य हो। और जब आप कहीं शादी कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको खुद मंत्रों का उच्चारण करना हो, उनका मतलब भी आपको आना चाहिए वैसे तो कायदे में, और आप सीख रहे हो धर्म को, तब आप ब्राह्मण हो। वैसे तो कायदे में ब्राह्मण वो होता है जैसे ब्रह्म का ज्ञान हो, और आज की तारीख में जो ज़्यादातर ब्राह्मण करते हैं वो गधे का घंटा, उनके अंदर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है ज़्यादातरों में। जो लोग अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं उनमें से ज़्यादातर सब लोग ऐसे ही फालतू इधर उधर काम में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी आर्मी में नहीं है ज़्यादातर। तो वही सीन है। ऐसे ही सब लोग जो है अपनी झूठी शान में जी रहे हैं बहुत समय से और अपनी नज़रों में तो गिरे हुए हैं ही वो, खैर पहले से ही, लेकिन दूसरों की नज़रों में हमेशा अपने को उठाने के लिए उल्टे सीधे काम वो करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी धर्म हैं ज़्यादातर सब में इतनी ज़्यादा मिलावट हो चुकी है, जैसे आज की तारीख में हमारे धर्म में की जा रही है। कुछ चीज़ों को बदला जा रहा है, उनका मतलब बदला जा रहा है ताकि सत्ता बनी रहे अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार रामचरितमानस वाले सारे केस चेक कर लेना, सारी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, शायद आप मेरी बात को समझ जाओ, क्योंकि ये सब कुछ सीधे सीधे मैं भी नहीं बता सकता। और ये बात सही बताऊँ तो सिर्फ हम लोगों की नहीं, ये है हमारे आने वाले लोगों की, यानी हमारे आने वाले कल की, और हमारी जो असली संस्कृति है, असली सच्चाई है, उस सच्चाई की। अगर ये सब ऐसे ही मैनिपुलेट करके लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है वोट बटोरते रहे या फिर अपनी तानाशाही करते रहे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम कभी प्रगति कर पाएंगे? चलो खैर कोई नहीं, शायद आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप एक बार ये वीडियो देखो और मुझे कमेंट में बताना। मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर, जय जगन्नाथ। What's your name? Vishnu Dinagajit. Which class you are studying? Fifth. What is your dream? My dream is to become an IAS officer. IAS officer. Okay. Tell me, you are a smart fellow. You are a smart boy. As an IAS, when you become IAS fellow, what will you do to the country? You say what I'm saying, okay? As an IAS officer, repeat with me. As an IAS officer, I will remove the corruption. Okay. दोस्तों, धर्म के नाम पे मासूम अनएजुकेटेड लोगों से आराम से वोट लिया जा सकता है, लेकिन एजुकेटेड लोगों से नहीं, क्योंकि उन्हें सब पता चल जाता है। अगर कोई अपना नाम बताता है हमारे देश में, तो हम उसे उसके नाम के हिसाब से देख के नमस्कार करते हैं, और अगर हमें नहीं आता है तो फिर हम वो बोलते हैं जो हमें आता है। लेकिन किसी से ज़बरदस्ती कुछ ऐसा बुलवाना जो शायद वो बोलना पसंद ना करे ज़बरदस्ती। तो दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी हमारे देश में राष्ट्रपति रह चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनके समय में कभी कुछ ऐसा किया गया होगा। चलो, अगर मैं एक बारी को मान भी लूँ कि हाँ भाई मुसलमानों में बुरे हैं, लेकिन क्या हमारे धर्म में नहीं हैं? क्या हमारे धर्म में अधर्मी लोग नहीं हैं? और सबसे बड़ी बात, मैं आपको देखो एक बात बताऊं तो मैंने भी एक बार सुना था कहीं पे, असल में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं तो एक बार मैं दिल्ली में एक जगह पे नौकरी ढूंढने के लिए गया हुआ था। तो उस जगह का एग्जैक्ट नाम तो मैं भूल गया। अब मेरा एक दोस्त है जिसके यहाँ मैं रुका था, हो सका तो मैं आगे इसमें ये वीडियो लगा दूंगा कल उससे बात करके। तो क्या हुआ, उसके ऊपर थी किसी की बर्थडे पार्टी ऊपर वाले फ्लैट में, तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे भी इनवाइट कर लिया क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ पे बैठा देखा। तो हम सब गए। अब मेन बात यह है कि मैं दारू पीता नहीं, और वहाँ पे दारू की पार्टी थी मेन, तो ये सब दारू पी रहे थे, मैं अपना आराम से उनका चकना खाने में लगा हुआ था, इनकी बातें सुन रहा था। बीच बीच में मैं अपना गेम खेल रहा था। उस टाइम पे PUBG बहुत चल रहा था, तुम्हारा भाई जो है लाइव स्ट्रीम करा करता था। तो अब जो है एकदम से बात छिड़ी धर्म की, और धर्म की बात आते ही तुम्हारे भाई के कान हो जाते हैं खड़े। तो उसमें उस मुसलमान ने ये कहा कि हम तुम लोगों पे कब्ज़ा कर लेंगे और हम तुम सबको मार देंगे। तो मेरे कान एकदम खड़े हो गए। अब उस समय तो मैंने उसे कुछ कही नहीं, क्योंकि मैं विवाद नहीं करना चाह रहा था, बेचारा मर जाता। लेकिन ओरिजिनल बात मैं अगर तुम्हें बताऊं तो देखो, हमारे देश की जो आर्मी है वो 80% अपने घर पे रहती है,
वो रहती है रिजर्व मोड में। हमारे देश में अगर गृह युद्ध होता है और अगर कोई भी लाखों छोड़ो करोड़ों की तादाद में भी अगर कोई आतंकवादी या कुछ हमला करते हैं तो हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि हम उन सबको खदेड़ दें यहाँ से। लेकिन अब इस वजह से जो कुछ चंद मुसलमानों में ऐसे लोग हैं बुरे जो ये चीज़ें बोलते हैं, जैसे हमारे में कि जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा मुसलमानों के साथ वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ। क्या हमारे में नहीं बोलते? क्या हमारे में नफरत नहीं फैलाते? तो वैसे ही उनमें भी हैं और वो हर धर्म में हर जात में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को राष्ट्रीय तौर पर मतलब कोई प्रधानमंत्री कोई पार्टी इस चीज़ को कह के जीत रही है और मतलब वोट चुरा के और ऐसे नफरत फैला रही है, इससे असर ये हो रहा है कि जो अच्छे वाले मुसलमान हैं जो हमें प्यार करते हैं, जिन्हें ऐसा कुछ जिनका मकसद नहीं है कब्ज़ा करना, जो सिर्फ अपना नॉर्मल जीवन जीना चाहते हैं जैसे आप और मैं जी रहे हैं या जी रहे थे, वो लोग भी अब हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। उनके मन में भी अब हमारे खिलाफ असलियत में घृणा भर रही है। और वो इसलिए क्योंकि उनमें भी बहुत हैं अनपढ़, जैसे हमारे में अनपढ़ हैं उन वक्त, वैसे ही उनके में भी बहुत हैं। तो इस चीज़ का नुकसान अल्टीमेटली किसको हो रहा है? हम ही लोगों को। और ये चीज़ देखो, अगर मैं समझाने बैठा तो वीडियो बन जाएगी 2-3 दिन की, इतने मेरे में स्पेस नहीं है। तो मैं धीरे धीरे तुम लोगों को सब कुछ समझाऊंगा। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अभी आगे की बात बताता हूँ, पहले तुम ये देखो। पिछले 7 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। ऑर्डर पास कर दिए, जितने प्राइवेट स्कूल थे सबका ऑडिट करवाया हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया। और जब ऑडिट के नतीजे आए तो पता चला किसी प्राइवेट स्कूल ने 30 करोड़ की एफडी करा रखी है बैंक में, 40 करोड़ की एफडी करा रखी है। हमने ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई और बच्चों के पैसे वापस कराए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको बधाई देता हूं। छोटे स्कूल वाले बहुत खुश हैं क्योंकि अब उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा कि वो भी अपनी फीस बढ़ा पाए। छोटे स्कूल वाले बहुत खुश हैं क्योंकि अब उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा कि वो भी अपनी फीस बढ़ा पाए। पहले उनको अवसर ही नहीं मिलता था। अब आप डिफरेंस समझिए। एक तरफ है एक ऐसा सीएम जिसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवाए, उनको फ्री शिक्षा प्रदान करी, और तो और इन भाई साहब ने बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक तक खुलवाए, वहाँ पे भी फ्री सुविधा प्रोवाइड करवाई, दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई। लेकिन जो पार्टी जीती है, पता है उसने क्या करा? उसने जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उनको एक बहुत ही बड़ा मौका दिया अपनी फीस बढ़ाने का। पता है कैसे? क्योंकि इन हरामजादों ने हमारे देश के सरकारी स्कूल बंद कर दिए जिनमें गरीब पढ़ रहे थे, जिनके माँ बाप इतना पैसा नहीं कमा पाते जो अपने बच्चों को पढ़ा सके। और जब बच्चा मजदूरी करेगा, छोटे मोटे काम करेगा, समझ उसकी ज़ीरो होगी, उसे देश का कुछ पता नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? धर्मवादी तो करेगा। वो अपने आप को जुड़ा हुआ ताकतवर किससे मानेगा? धर्म से ही तो मानेगा, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास है नहीं। तो वो क्या कर सकता है? जय शिव भगवान, जय फलाना, जय ठिकाना, और उसी धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे पाप करेगा, जान के अनजाने में हर तरीके से, और अपने आप को सुपीरियर समझेगा कि हाँ मैंने बहुत बड़ा काम करा है। ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से ही हमारे देश के करोड़ों लोगों को झेलना पड़ रहा है। कितनों के घर टूट गए, कितनों के स्कूल छूट गए, कितनों का पता नहीं मर गए बेचारे किसान हमारे भाई। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, एक छोटी सी बच्ची जब एक 10 रुपये की चॉकलेट लेने जाती है डेयरी मिल्क, तो उस पर भी वो 28% का टैक्स देती है, यानी कि लगभग 3 रुपये वो देती है सरकार को। हमारे देश में कोई भी फ्री का कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन असलियत में वो पा ही क्या रहा है? सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं, बिना रिश्वत दिए आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। जिन लोगों के पास घर नहीं थे उनमें से थोड़ों सो बहुत ही कम लोगों को फ्री में घर दिया होगा दिखाने के लिए, वरना ज़्यादातर सबने रिश्वत दी है। किसी ने 25,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, जो दे पाए, जो खींच पाए। और बहुत लोगों ने दी, उनको उसके बावजूद भी घर नहीं मिला, और वो कंप्लेंट कर नहीं सकते क्योंकि रिश्वत देना खुद एक अपराध है। और इसी वजह से काला धन ये लगा लो, जितनी तेज़ी से तुम सोच रहे थे कि सबको मिलेगा, उतनी ही तेज़ी से ट्रिपल चौबल इकट्ठा हो चुका है आगे इलेक्शन में यूज़ होने के लिए। और पता है इस काले धन का क्या इस्तेमाल किया जाता है? इस काले धन की गलत PR में इस्तेमाल किया जाता है।
इस काले धन का लोगों को डराने में, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पावर है जनता को सच्चाई बताने की, उन सबको डराया जाता है, ख़त्म किया जाता है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से नीचे ही हैं। कहने को मिडिल क्लास होंगे 50%, बट ऐसा है नहीं। ज़्यादातर मिडिल क्लास से नीचे ही आते हैं और ज़्यादातर लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो सरकार के या देश के बारे में इतना सोचें। वो बस ये सोचते हैं कि हाँ भाई आज की मजदूरी हो गई, रात की दारू का जुगाड़ हो गया, घर पे थोड़े से पैसे दे दिए, अना गया, और बस अब कल का देखना है, कल कहाँ मिलेगा काम। और उसी बीच अगर उन्हें कोई ऐसे धर्मवादी लोग मिल जाएं तो नॉर्मल सी बात है, उनका चूतिया बनना पक्का है। अब आप कहोगे कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मैं भी इसी धर्म का हूँ। ये इस धर्म को इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ये कलंकित कर रहे हैं कि मुझे इस बात का डर है कि जो ये कह के, मतलब जिस चीज़ का ये डर बता के और क्या नाम है लोगों से अपने वोट ले रहे हैं, कहीं ये डर असलियत में एक सच्चाई ना बन जाए। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों कहा, जब आर्मी है तो ये सब है। अग्निवीर के बारे में नहीं सुना क्या आपने? सरकारों को एक बार सोचना चाहिए कि सेना छेड़ने की चीज़ नहीं है। अग्निवीर की नौकरी हमने नहीं छोड़ा है। अग्निवीर में ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है जिसमें किसी घायल अग्निवीर को रखा जाए। मेरे साथ कई और 30 साथी ऐसे हैं जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया, बुखार आ गया ट्रेनिंग के समय में, उन्हें 90 दिन ट्रेनिंग कराकर और लीव में भेज दिया गया। और वो क्या नाम है, उनका पूरा ऐसा सिस्टम बना रखा है कि अगर आप एक कुछ ऐसे 30 दिन या 40 दिन अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपको सेना में नहीं रखा। मेरा हाथ सेना में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद वहाँ के जो प्रोसेस हुए उसे IMB बोलते हैं, इनवैलिड मेडिकल कर दिया मेरा और मुझे घर भेज दिया गया। तो आप थोड़ा अपना हाथ दिखा दें एक बार। तो ये देखिए इनका हाथ है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और वहाँ पर अक्सर ऐसा हो जाता है, कई ऐसे केस हैं, लेकिन वो पुराने फौजी थे, उनको पेंशन लागू था, मेडिकल फैसिलिटी लागू था, उनकी सारी सुविधाएं लागू थी, लेकिन अग्निवीरों के लिए कुछ नहीं। अग्निवीर में समस्या देश को है, देश के सैनिकों को है। और अग्निवीर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है जिसकी कोई तारीफ की जाए, जिस पर कोई बात की जाए। अग्निवीर उसी प्रकार से है जैसा मंगल पांडे को मांस नहीं पसंद था, हम नौजवानों को, हम सैनिकों को अग्निवीर नहीं पसंद है। उन्होंने मांस अस्वीकार कर दिया था, हम अग्निवीर अस्वीकार करते हैं। देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा भी क्या नाम है आम दिन चल रहे हैं और मेरे भी सर में दर्द होता है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है और दिखाई मुझे भी देता है, समझ में मुझे भी आता है। और भगवान की दया से इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं अपने देश को देख दाख के घूम घाम के सब समझ सकता हूँ कि हाँ भाई क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तुम्हारे अंदर अगर इतनी समझ नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना समय नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हें वो समझ दे दूँ आसानी से थोड़े टाइम में। क्योंकि आखिर ये देश हम सबका है, जो भी अच्छे लोग हैं उन्हें कभी परेशानी ना हो, इसलिए हम सबको एक साथ होना होगा। क्योंकि जितनी भी देर हो रही है उतना ही नुकसान हो रहा है। अगर और देर हुई तो हो सकता है ऐसा नुकसान हो जिसकी हम भरपाई ना कर पाएँ। आप ये सोचो कि आपका अभी का मतलब आज आपका भले ही बहुत अच्छा है, कल भी शायद आपके हिसाब से आपका बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके आने वाले लोगों का कल कैसा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके बच्चों के बच्चों का। आपको क्या लगता है, क्या वो भी उस समय आपकी तरह ताकतवर होंगे? क्या उनकी भी उस समय आपकी तरह सोच होगी? लेकिन ये सब तो वही होगी, सरकार तो वही बन जाएगी। और देखो, मैं हिंदू धर्म का हूँ, कट्टर हिंदू कह सकते हो मेरे को, मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ और मुझे पता है कि कर्मा इज़ अ रियल थिंग। आप जो भी कर्म करते हैं वो सूद समेत लौट के ज़रूर आता है। बुरा करोगे बुरा मिलेगा, भला करोगे भला मिलेगा। मानसिक, मौखिक, शारीरिक, जिस भी तरीके से आप पाप करोगे उस तरीके से ही आपको परेशानी मिलेगी। मानसिक, मौखिक, शारीरिक, जिस भी तरीके से आप अच्छा करोगे उसी तरीके से आपको अच्छा फल मिलेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी अपनी मन की, अपनी दिमाग की आंखों को खोलिए, सच्चाई देखिए और उसके हिसाब से सही कदम उठाइए, वरना आपको भी बहुत जल्द वो नुकसान झेलना पड़ सकता है जो हमारे देश में बहुत से आम, गरीब, कमज़ोर, बेकसूर लोग झेल रहे हैं। आपकी लापरवाही और आपके गलत सपोर्ट से। आजकल कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि तू पाकिस्तानी है या फिर तू आतंकवादी है, तू ऐसे लोगों का साथ दे रहा है, फलाना ठिकाना कांग्रेस का साथ दे रहा है या फलाना ठिकाना बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। तो भाई देखो, मुझसे बड़ा देशभक्त तुम में से कोई होगा नहीं, ठीक है? और मुझसे ज़्यादा गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, इनोसेंट के लिए आवाज़ तुम में से किसी ने उठाई नहीं होगी। अकेले तुम में से किसी में इतना दम नहीं होगा। तुम भी कम से कम अपने साथ में
10-15 लोग लेके जाते होगे, उनमें ही बीच बीच में छुप छुप के बोलते होगे, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए बोलते होगे बस। तुमने भी कभी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुमने भी कभी किसी इनोसेंट, किसी अच्छे, किसी सही इंसान के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी। और अभी तुम जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हो ना, या तो तुम भी अंधभक्त हो, अंधभक्त मतलब जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है गलत एडवर्टीज़मेंट, गलत चीज़ें बता के, या फिर तुम हो गोबर भक्त, यानी जिन्होंने सब कुछ अच्छे से पता है जिन्हें, लेकिन वो जान के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई निजी स्वार्थ है या फिर वो नफ़रत करते हैं। किन से, वो तो तुम्हें समझ ही गए होगे। खैर, और आगे तुम्हें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक हीरो के शब्दों में है, चेक कर लो। हम आज भी इतने ताकतवर हैं, कल भी इतने ताकतवर थे, और आने वाले कल में भी हमेशा इतने ही ताकतवर रहेंगे अगर तुम जैसे लोग नफरत ना फैलाएं। सर, मैं कभी पाकिस्तान का आवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का आवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। न्यूक्लियर हमले का भी थ्रेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुनामी आ जाएगा। चलो, थैंक यू। मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा तो तुम लोग ये सुनो। ये बिंदु विभिन्न मुद्दों पर आधारित हैं, जैसे कि आपने उल्लेख किया, वोट चोरी, निजीकरण, उच्च कर और गरीबी से संबंधित समस्याएं। मैं इन्हें संक्षिप्त और स्पष्ट रखूंगी। वोट चोरी के आरोप। विपक्ष का दावा है कि 2024 के चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर हुआ, जैसे डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और नए वोटर रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग, जिससे लोकतंत्र पर सवाल उठे। 2. निजीकरण का प्रभाव। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण होने से कई सेवाएं जैसे बिजली और परिवहन महंगी हो गई हैं और ग्रामीण इलाकों में इनकी गुणवत्ता घटी है। 3. उच्च कर का बोझ। उच्च जीएसटी और अन्य करों ने मध्यम और निम्न वर्ग पर दबाव बढ़ाया है, जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हुई और जीवनयापन मुश्किल हुआ। 4. गरीबी और असमानता। 60-70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। आर्थिक नीतियाँ। 5. रोजगार की कमी। निजीकरण और आर्थिक नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां कम हुई और कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर युवाओं में। 6. महंगाई का बढ़ना। आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की आर्थिक मुश्किलें बढ़ी। 7. कानून का दुरुपयोग। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कर, कानून और प्रशासनिक नियमों का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से दबाव बनाने के लिए हो रहा है। 8. मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश। स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव बढ़ा है। कई मीडिया संस्थानों पर टैक्स छापे और सेंसरशिप की शिकायतें सामने आई हैं। 9. सामाजिक असमानता। निजीकरण और बाजार आधारित नीतियों ने अमीर गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा किया है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। 10. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। निजीकरण के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं कमजोर हुईं, जिससे गरीबों को सस्ती सुविधाएं मिलना मुश्किल हो गया। 11. चुनाव आयोग पर सवाल। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, खासकर मतदाता सूची संशोधन और डिजिटल डेटा की पारदर्शिता को लेकर। 12. अल्पसंख्यकों पर दबाव। कुछ नीतियों और बयानों से अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ। 13. कृषि क्षेत्र की अनदेखी। कृषि सुधारों के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और ग्रामीण गरीबी बनी हुई है। 14. पर्यावरण की उपेक्षा। औद्योगिक और निजीकरण नीतियों में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिससे प्रदूषण और जलवायु समस्याएं बढ़ी। 15. नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश। विरोध प्रदर्शनों पर अनुमति में कठिनाई और कुछ मामलों में कठोर कानूनों का इस्तेमाल हुआ, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो मौजूदा स्थिति को दर्शाते हैं। चुनाव आयोग की चोटागिरी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समझ में आ गई, तो उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि के विधानसभा क्षेत्रों में किसी एक विधानसभा क्षेत्र को चुनकर यह स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कितने स्तर पर वोटों की धांधली हो रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग से कहा है कि आप मुझे डिजिटल वोटर लिस्ट पकड़ा दीजिए, तो मैं उसमें कंप्यूटर पर जाके जिसका भी नाम सर्च करना होगा नाम सर्च कर लूंगा, जो कॉमन नाम होंगे वो मैं अलग निकाल लूंगा, जिससे मैं बता पाऊं कि कितने डुप्लीकेट और कितने फर्जी वोटर आईडी इसमें काम कर रहे हैं।
लेकिन चुनाव आयोग की धांधली देखो कि उसने डिजिटल वोटर लिस्ट ना देते हुए इस प्रकार से फिजिकल कॉपी भेज दी स्कैन करके, और इसमें कंप्यूटर के द्वारा तुम नाम सर्च नहीं कर सकते, तुमको मैन्युअली ये सर्च करना होगा। यहां पर मैं चोटागिरी का आरोप लगा रहा हूं अब सरकार के ऊपर। सरकार एक तरफ कहती है कि डिजिटल इंडिया पे हमने खर्च कर दिया है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग मैन्युअली कागज देती है वोटर लिस्ट की, वो भी डिजिटल नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि हमारा पैसा डिजिटल इंडिया का कहां खर्च हुआ है? चोटो, तुमने इसका पैसा चोरी करके कहां लगा दिया है? अगर चुनाव आयोग डिजिटली रूप से वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है, फिजिकली दे रहा है, तो बताओ इस डिजिटल इंडिया का क्या हुआ है? पैसा कहां गया हमारा? चोटो, हिसाब दो हमको। दोस्तों, हमारे देश की सरकारी व्यवस्था को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत की सरकारी व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है और सबसे नीचे आम नागरिक होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के संविधान के मुख्य संरक्षक होते हैं। दोस्तों, वैसे तो राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होती है, लेकिन उनकी सबसे मेन पावर होती है कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी बिल या किसी भी तरीके के रूल को पास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एकता, सम्मान और संविधान इन्हीं से है। वैसे तो ये लगभग 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति पे। ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम करते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनकी तनख्वाह होती है लगभग 4 लाख रुपए प्रति महीना। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी पे। वो देश के मुख्य नेता होते हैं। मंत्री परिषद के साथ मिलके वो देश के बड़े फैसले लेते हैं। इनकी तनख्वाह होती है लगभग 2.8 लाख रुपीज़ पर मंथ। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कानून बनाने में मदद करते हैं, जिनमें जो एमपीज होते हैं उनको लगभग महीना 1 लाख रुपया मिलता है। और ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये अपने राज्य का मतलब पूरा सब कुछ देखभाल यही करते हैं। लेकिन इनमें भी अलग अलग थोड़ा सा सीन रहता है सैलरी का। जैसे तेलंगाना वालों की है 4 लाख रुपीज़ और अपने यूपी वालों की है 3.65 लाख रुपीज़। दोस्तों, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कह लो, गांव के और शहरों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन सरकारी कर्मचारी और नेताओं को सही सैलरी और भत्ते मिलते हैं, और भी दुनिया भर की काफ़ी सारी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरता और ये बुराई फैलाते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए हर तरीके से। सही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में? आ जाओ, कुछ जाओ मेरी। (1947) से पहले से लेके 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। कैसा? पहले काबुल से भागा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे। मेहरोत्रा जी उनके यहाँ रुके थे। अच्छा, 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा। कौन भौंक रहा है ये बता? मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, वहां से भागा। फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, बेटा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा। मगर क्यों? और तो और जो जिस शहर में रहता हो जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है वो जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया। अब मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। 2014 के बाद फिर से दोबारा अंधविश्वास और पाखंड हावी होता जा रहा है। बात तो सही है। तर्कशीलता और वैज्ञानिकवाद कमजोर पड़ता जा रहा है। कैसा? अच्छी कुर्सियों पर बैठे हुए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कभी कहते हैं गाय का गोबर कोहिनूर से भी कीमती होता है। गाय के गोबर में इतने गुण होते हैं। गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कभी कहते हैं गोमूत्र जो है अमृत के समान है, गोमूत्र पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कैंसर दूर हो जाता है। गोमूत्र का सेवन रोजाना करना चाहिए। पंचगव्य, जिसमें गाय का गोबर, मूत्र, घी, दूध और ये सब मिलाए जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते? पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। इस तरह की अतार्किक, धूर्ततापूर्ण और पाखंडी बातें अक्सर सुनने को मिलने लगी हैं अब इस दौर में।
देखो, मैंने तुम्हें काफ़ी बार कहा कि रक्षा की भक्षक बन रहे हैं, लेकिन शायद तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम्हारे पे ना बीते। पास मिला इस गाड़ी में चलने के लिए प्रॉपर जाएंगे ये बताओ। नहीं, आपको इस गाड़ी में चलने के लिए प्रॉपर पास मिला है। ड्यूटी करने किससे जाएंगे ये बताओ। कान आपको इस गाड़ी में प्रॉपर पास मिला है। नहीं बैठ के जाएंगे। क्यों कर रहे हैं आप? मैं निकाल बना क्या हाँ बनवाइए, लाइव चला कैमरा हाँ निकाल रहे हैं। मैं भी बताता हूँ। लाओ इधर आ जाओ। क्या नाम आपका पता ना? आप बताइए अपना नाम क्या क्या पास है? यात्रा सेकंड एसी में कर रहे हैं। हाँ सेकंड एसी में आप यात्रा कर रहे हैं। पास दिखाइए, पास दिखाइए। तुम्हारे पास है? हाँ हमारे पास है। 2000 रुपए की अथॉरिटी होती है, भाई तुम्हारे पैसे चेक करवाऊंगा कितने। हाँ आप चेक करवा लीजिए, आप अपना पास दिखाइए जी। मेरे पे नहीं है, रेलवे से पास नहीं है। रेलवे ने मुझे ऑथोराइज किया है नौकरी करने के लिए। सेकंड एसी का है। में बैठने के लिए आपके इन्होंने बताया, इन्होंने नहीं हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया। इन्होंने ये रही इन्होंने का बैठ जाओ। दिखाओ पास दिखाइए। तुम आई कार्ड दिखाओ। आप पास दिखाइए। ज्यादा बहस मत करिए, यहाँ से निकल जाइए चाहिए। ज्यादा बहस मत करिए, यहाँ पे चलिए। तुम कुछ भी बना लो, हाँ समझ गए, और बनाते रहना इसे। जिस दिन मिल गए अगली बार उस दिन मैं बता दूं। क्या करोगे भाई? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं क्या करोगे आप? अगले दिन क्या करोगे आप? जब मिलोगे तब क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर रहे। नहीं धमकी दे रहे हो? बताओ क्या करोगे? धम विदाउट टिकट हो और क्या? बताओ विदाउट टिकट हो। टिकट दिखा, टिकट बनवाइए चलिए। क्यों बनवाए? क्यों विदाउट टिकट चले हो? रेलवे से पूछो क्यों? रेलवे मतलब नहीं है, आप कंट्रोल मैसेज दिलाइए। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई कौन आएगा? नहीं आप कंट्रोल मैसेज दिलाइए। जो ऑन ड्यूटी चल रहा है उससे मतलब है हमें। आपको पास मिला है। देखो, हमारे देश में जितने भी महान समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब लोग सब सच बता रहे हैं। वो जान चुके हैं कि डिक्टेटरशिप ही चल रही है, भले ही इनडायरेक्ट है। वो कैसे, ये देख लो। कुछ काम कर सकते हैं लेकिन जबरदस्ती लोगों को लेके जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये देखिए कहाँ पे आप लोगों को ले जाए जा रहे हैं? क्या बोला आपको? डीसी राउंड है, ये बोला है। डीसी साहब तो जोन में मिलते हैं। आज एक तुगलकी फरमान जारी करके इनको बोल दिया गया कि आज जो नहीं आएगा उनको डीसी साहब से या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा या सस्पेंड करा दिया जाएगा। इस तरह की खुली धमकी और खुली गुंडागर्दी आज दिल्ली की भाजपा सरकार एमसीडी के हमारे सफाई कर्मचारी के भाइयों के साथ कर रही है। तुमने तो ये बोला था मेरी घरवाली की डिलीवरी है, मुझे रुक जान दो। तो मुझसे ये कह रहे भाई ड्यूटी पाना, ड्यूटी आपका राउंड है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। मुझे हॉस्पिटल जाना था जरूरी। इन्हें हॉस्पिटल जाना है, इनकी वाइफ की डिलीवरी है और इन्हें ये बोल दिया गया कि अगर आज आप नहीं आएंगे तो आपकी ड्यूटी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और जो मानेंगे 1 से लाख, 1 से लाख तक माने भी नहीं। धमका के बैठा रखे, क्या कुछ बोले तो ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए इनको डराया गया है, इनको धमकाया गया है, खुद ये अपनी मुंह जबानी आप सबसे बता रहे। मैं सही में धन्यवाद करना चाहूँगा उन सारी शक्तियों को, उन सब अच्छे लोगों को, उन ये नारद मुनि जैसे लोगों को, ये मतलब रिपोर्टर्स को, जो सच्चाई के लिए आज भी खड़े हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। मैं सारिका चौधरी दरियागंज की काउंसलर हूँ और आप इस समय देख सकते हैं कि आज रोहिणी में मोदी जी की रैली होने जा रही है, जो कि बीजेपी पार्टी की तरफ से रैली हो रही है। आज ये स्थिति हो गई है कि मेरे पार्ट से बस जा रही है जिसका बस नंबर ये है, आप देख सकते हैं DL1B 0631, जो कि यहाँ पे जो कि कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को दबाव दिया गया है कि सारे कर्मचारियों की 2-2, 3-3, 4-4 बसें हर बार से लेके आया जाए। आज संडे का दिन है, ये 2 दिन से 3 दिन की इनकी छुट्टी थी, उसके बाद भी बेचारे 15 अगस्त में ये काम कर रहे थे कर्मचारी। आज इनको छुट्टी के दिन में आज कर्मचारियों को बुलाया गया। संडे का दिन है, संडे के दिन में कर्मचारियों को लेकर के मोदी जी की रैली में जाया जा रहा है और इंस्पेक्टर को दबाव दिया गया है, कर्मचारियों को दबाव दिया गया है कि अगर आप लोग नहीं जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये देखिए सारे हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो कि मोदी जी की रैली में जा रहे हैं और मोदी जी की रैली में इनके अपने कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, इनके पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। आज ये स्थिति आ पड़ी है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को, जो कि संडे का दिन है और आज इनको रैली में लेके जाया जा रहा है। आपको क्या बोल के लेके बुलाया था आज संडे के दिन में? रैली में जाने के लिए, मोदी जी की रैली में जाने के लिए बोला। सबको ये बोला कि मोदी जी जाने। और ये आपको क्या लग रहा है, गलत हो रहा है सही हो रहा है? गलत हो रहा है ना। तो आप लोग क्यों आए, कहाँ जा रहे हो? खुलेगा आज मम्मी है हमारा, तब
छुट्टी है। तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? ड्यूटी पे आना नहीं, ड्यूटी तो आज छुट्टी, आज की हाजिरी मिलने लगेगी आपकी किसी की? थोड़ी देर के लिए बुलाया। साथियों ये देखो, आज मैं आपको ये दिखाने आया हूँ, दिल्ली के अंदर रोहिणी में एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में न कार्यकर्ता बचे हैं न पब्लिक बची है, क्योंकि भाजपा की पोल खुल गई है। भाजपा ने पिछले 6 महीने के अंदर ना दिल्ली में कोई विकास का काम किया, ना कोई काम किया। लोग इनसे नाराज हैं। जब भाजपा को लगा कि इनके लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया। जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, आज छुट्टी के दिन इतवार को इनको यहाँ बुलाया गया है। एक छुट्टी इनको मिलती है, वो छुट्टी भी आज नहीं मिल रही, और इनको यहाँ से बस में भर के लेकर जा रहे हैं रोहिणी के अंदर। हमें बताया भी नहीं बस में जाना है। अब बताओ, ये कह रहे हैं इनको बताया भी नहीं, मतलब आज छुट्टी का दिन है, इनको अपने घर में परिवार के साथ होना चाहिए था। ये 6 दिन लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात उठ के जाग के दिल्ली के लोगों की सेवा करते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं। एक दिन मिलता है परिवार के लिए, आज परिवार के साथ छुट्टी का दिन है, वो दिन भी आज नहीं इनको बनाने दे रहे। और यहाँ इनको सबको कहा है कि बस में भरो, चल को सबको रैली में जाना है। जय हिंद साथियों, बस्ती छुट्टी वाले दिन बुलाया गया और आज उनको यहाँ से बसों में भर भर के, मैं पीछे चाहूंगा कि बसें भी दिखाई जाएं। प्राइवेट स्कूल की बसें लगा रखी है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों प्राइवेट स्कूल जो है खुश हैं, क्योंकि उनको जो सरकार ने फीस बढ़ाने का जो मौका दिया है और वो इनको दिल्ली सरकार को इस तरीके से सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए, हमारी माताएं हैं जो कि इतनी दूर दूर से आज छुट्टी के दिन आई हुई हैं। छुट्टी का एक दिन होता है एमसीडी के कर्मचारियों के लिए, वो कभी त्योहार पे भी आने को मना नहीं करते हैं। आज तक हमने कभी दिल्ली में इस तरीके का सिस्टम नहीं देखा है। कभी किसी भी कर्मचारी को छुट्टी के दिन बुलाकर पॉलिटिकल रैलियों में ले जाना, ऐसा आज तक कभी दिल्ली में नहीं सुना गया था। दिल्ली में जो 6 महीने से जो भाजपा की सरकार चल रही है, उस सरकार से लोग इतने त्रस्त, इतने दुखी हो गए हैं कि लोग भाजपा की रैलियों में जाना नहीं चाह रहे हैं। दिल्ली की वास्तविक जनता कोई नहीं पहुंच रही है, कर्मचारी भी जाना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी हो सकता है, कोई कहेगा कोई नहीं कहेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है, जाना कोई नहीं चाह रहा है। लेकिन क्या करें, नौकरी की मजबूरी है, नौकरी की मजबूरी है। 200 कर्मचारी होंगे, मलेरिया विभाग के भी साथी होंगे, टीचर भी होंगे, सभी लोग होंगे। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, लीगल मुद्दे, जिनकी वजह से मुझे बीजेपी के या फिर करंट पार्टी के या फिर मोदी के या किसी की भी उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। क्यों? 40 जवानों की जान उनकी लापरवाही से गई। उनके ही नेता ने खुद ये बयान दिया। निजीकरण की वजह से आम इंसान की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। ना ही उन्हें अस्पताल में सही सुविधा मिल रही है, ना ही किसी सरकारी दफ्तरों में उनकी सुनवाई हो रही है। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके कमज़ोर को या सही इंसान को सता रहे हैं। दुनिया भर के इलीगल काम, सारे अधर्मी इलीगल काम हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जो सबसे गंदा है और सबसे बुरा है, वो है जातिवाद और धर्मवाद की नफरत फिर से फैलाना, फिर से सारे पुराने जख्मों को कुरेदना। और अगर फिर भी जनता के अंदर समझ आ जाए और वो सही बात के लिए आवाज़ उठाएं, तो फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए और तरीके के पाप करना है और कोई कांड करना। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो होगा, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को दबाने के लिए, ये कुत्तों का बहुत सारी चीज़ों को तो आपने एकदम तानाशाही वाले अंदाज में स्टार्ट कर दिया कि जी कुत्तों को मार दो। अरे तो एक बात बताओ भाई, मैं लड़का हूँ, रेप करता है कोई लड़का, रेप कर रहा है तो सारे लड़कों को रेप जेल में डाल दोगे क्या? हैं? मतलब इतनी शर्मनाक, मतलब ना गड्ढे, सड़कें, स्कूल, एजुकेशन, पॉवर्टी, बेरोजगारी, कुछ नहीं दिख रहा। कुत्ता दिख गया सुप्रीम कोर्ट को, हैं? चीफ जस्टिस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आधे से ज़्यादा तो मीडिया तो बिकी हुई है। बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्गों को काट लिया जा रहा है, ऐसे कितने केसेस। मेरे पास फिगर्स है ना, न्यूज़ 18 की फिगर, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं जूम करके। ठीक है, बताइए। इसमें उन्होंने बोला गया है कि स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग के जो केसेस है अप्रोक्स 12,000। पॉट होल्स, गड्ढे जो रोड पे होते हैं, वो भी लगभग 1856। ठीक है। और डॉग बाइट कितने? आप मुझे कुछ भी कहो, आप मुझे पागल कहो, बेवकूफ़ कहो, विरोधी कहो या कुछ भी कहो, मुझे पता है और हर अच्छे और पढ़े लिखे इंसान को पता है कि मैं सही के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं औरों की तरह चुप नहीं रह सकता, बस ये मेरी कमज़ोरी है। और अगर अपने देश के और अपने देश के अच्छे लोगों के हित के लिए जान भी चली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जब भी मैं उस शक्ति से मिलूँगा तो मैं उससे सीधे बोल पाऊँगा, अगर मैं आंखों में आंखें डाल पाया तो, कि मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने अच्छाई का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया और मैं खड़ा रहा। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, बोर्ड देख लो, तीसरा नंबर है। तीसरा 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 ठीक है। ये चौथा नंबर आ गया। पांचवा बेटा, ये पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा। 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा, छठा वोट, छठा वोट, छठा। सातवां वोट, सातवां। वोट चोरी छुपाने के लिए कुत्तों का सहारा कौन लेता है? ये सबसे गलत चीज लगी हुई है। कुत्ते बेचारे बेकार में पहले गए, उनको तो वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, उनको कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। मोदी हमारे देश का था, फिर भी मोदी ने हमारे से गद्दारी की है, बहुत बड़ी गद्दारी की है। ऐसे बिना पूछे तोड़ दिए, बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे? हमारे पे क्या बीत रहा है और हमारे पे क्या हो रहा है भाई, हमें किसी को कहने जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अपन गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे, ओनली गरीबी को हटा रही है। हम पूरी समाज केजरीवाल के साथ ही हैं। जब झुग्गियाँ जली थी उस टाइम सरकार ने बना कर दिया, पक्का बना कर दिया। मोदी सरकार को हम लाए तो इसलिए लाए मोदी सरकार को, या जो हमारा तोड़ फाड़ कर देवे। तुम कह रहे हम गरीबी खत्म कर रहे हैं, तुम गरीबी खत्म नहीं कर रहे हो, तुम गरीब को खत्म कर रहे हो। वो जहर खिला के मार देते ना तो दिल में अच्छा होता है, तसल्ली हो गई है। पक्के मकान यही जहाँ चुकी है वही मकान, क्योंकि हमारा व्यापार यही है, हमारा घर वही है, पिछले 55 साल से हम यही रह रहे हैं। रोटी बिना खाए हुए, बिना बच्चे देखो, बिना लाइट हुए कहाँ जाएंगे आप ही बताओ? आपके घर पे लेके आ जाए, बीजेपी सरकार के घर पे लेके आ जाए। आज पूर्णमासी का मेरा व्रत है, मैंने आज पैसे व्रत भी नहीं छोड़ा। हम यही चाहते हैं कि सरकार एकदम चेंज होनी चाहिए और केजरीवाल जी बहुत बढ़िया थे और वही सरकार आनी चाहिए। जिनका तोड़ फोड़ किया है वो सरकार से बोलो कि उनका बना के देना चाहिए। सरकार तुम हो, अभी तोड़ के फेंक दिए, अब हम लोग कहाँ पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? के नीचे से दबने से मौत हुई है। बस टूटा तो दबे, बच के दबे, सो ही रहे थे और उन्होंने बुल्ली जोर चला दिया ऐसे। हमारे को रहने की सुविधा करनी चाहिए, तभी ये तोड़ना चाहिए। रेखा गुप्ता आएगी यहाँ पे, मोदी आएगा, रेखा गुप्ता आएगी, उसकी कोठियों में जाके बसेगी। अब सारी औलाद बच्चे बड़े हैं यहाँ पे।
क्योंकि बीजेपी अपना कोई भी वादा निभाती नहीं है, झूठ बोलती है। तो हम सरकार को दोबारा लाएंगे, नहीं तो हम तुम्हारे के लिए हाथ जोड़ लेंगे और हम दोबारा सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। इसको हम कभी वोट नहीं देंगे। ये तो पता नहीं कौन सा शैतान है। हम चुनाव के लिए मरा जा रहा है, इसको ना राम से मतलब है ना राम की संस्कृति से मतलब है। चुनाव के लिए मरा जा, अरे जब बकवास है ये। अरे मोदी, अरे योगी, तुम पाखंड कर रहे हो राजनीति में। हिंदुत्व का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के थक गए, कमर में दर्द पैदा हो गया देश को जगाते जगाते। लेकिन करें तो क्या करें, ऐसे डरवा दिया इन लोगों ने, ऐसे डरवा दिया कि चुप, कुछ नहीं बोलना मोदी के खिलाफ। हमारे सब महात्माओं के फोन आ रहे हैं कि तुम्हें मरवा देगा मोदी। हमने कहा मरवा दे। ये तो पता नहीं कौन सा शैतान है, जनता शैतान, इसलिए उसका राजा शैतान। तो आप मोदी जी को शैतान करें। मोदी जी की इस जनता को जो उसे वोट दे रही है, वो हत्यारे को, वो जनता भी शैतान। चली जाओ तुम शंकराचार्य जी के पास और उनकी वाइट लेके आओ, पूछना कि ये क्या चल रहा है ड्रामा, उनसे उत्तर सुनो, तब तो देश के हिंदुओं की बुद्धि खुलेगी। कैसी भरा रहेगा तुम्हारी बुद्धि में कचरा, यहाँ की दिल्ली की नालियों का गटर। मूर्ख जनता। अरे सनातनियों, तुम बिक जाते हो शराब की थैली पर। ये सब निकम्मे तुम्हें शराब पिला देते, रुपए बांट देते और इस प्रजातंत्र का, संविधान का पूरा अनादर करते हैं। और तुम राम का नाम ले रहे हो मूर्खों। कोई राम का मंदिर का तुम्हारे सामने अस्तित्व और सम्मान नहीं है। जिस देश में भाजपा का सांसद कह रहा हो, वो कह रहा बीफ हम खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का विधायक कह रहा हम बीफ खाते हैं। भाजपा मोदी सरकार खूब गौ माता की हत्या करवा रही है, मांस का व्यापार कर रही है। धन्य भैया बड़े राम भक्तों, धन्य है रे पाखंडवादियों और बारी देश की जनता। वो देख रहे हैं, आप न्यूज देख रहे हैं। उसके अलावा आपने ये देखा, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। क्या चुनाव आयोग वोट चोरी करता है? हमें नहीं लगता, नहीं होगा ऐसा। आपको क्या लगता है? अगर 2 पहचान पत्र हैं। आपके 2 पहचान? हाँ, एक मुंबई का, एक यहाँ का है। दोनों जगह वोट करते हो? नहीं, है तो यहाँ हम ना, काफी सालों से यहाँ वोट तो यहाँ रहते, यहाँ करते हैं। तो नहीं मुंबई में कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो? नहीं, ऐसा इतना पैसा कौन देगा? पैसा देने वाला है कोई? क्या हम अपना किराया खर्चा करके वहाँ 2-4 हज़ार लगाएं, फिर वोट करके फिर यहाँ आए? ऐसा नहीं हो सकता है ना। यहाँ वोट करते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने अगर इतने सबूत इकट्ठा किए तो कुछ तो कहीं पे कुछ है ही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के ग्रैंड वेलकम के बाद मोदी जी इतने ज्यादा हताहत हो गए कि शाम तक भैया वो डिप्रेशन में चले गए। फोटो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, टी पार्टी बुलाई गई है शाम को, सारे के सारे चाय पी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस चाय का दूध फटा हुआ है। सारे के सारे अंकल जो है उनके मुंह उतरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी शादी में 10-20 फूफा जो है मुंह बुला करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड इतनी करारी बेइज्जतियां देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मोदी जी ने ये 30 दिन वाला जो बिल था, ये मोटा भाई से क्यों टेबल कराया पार्लियामेंट में। अगर मोदी जी 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में चले जाते तो भैया पहले ये वोट चोर के नारे लगने शुरू हो जाते एंड मोदी जी को प्रेशर में आके इसके ऊपर जवाब देना पड़ता। एंड जब प्रेशर में मोदी जी जवाब देते हैं तो अब्बा डब्बा जब्बा तो हो ही जाता है। यहाँ पे जरा एक एक करके सबकी शक्लें यहाँ पर देखो। मोदी जी की शक्ल उतर रखी है, उसके अलावा ओम बिरला की शक्ल उतरी हुई है, अमित शाह की शक्ल उतरी हुई है, राजनाथ सिंह एंड पीछे जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब खड़े उनकी भी शक्ल उतर रखी है। भैया ऐसा क्या हो गया, हवा में ऐसी कौन सी डिप्रेशन की हवा छोड़ दी किसी ने। इनफैक्ट जूम्ड आउट फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। सारे एनडीए अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, सबकी हवाइयां उतरी हुई है यहाँ पर। सबको पता है कि अगर वोट चोरी की बातें एक्चुअली में सामने आ गई तो इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। एंड अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो बाकियों को तो छोड़ो, हमारे चाय वाले चीचा भी नहीं जीत पाएंगे अपनी सीट से। याद है ना आपको कैसे हार रहे थे 4 राउंड तक। माइक पे मैं हूँ आवाज की तलवार, दुनिया सुने जब मैं करता हूँ ललकार। मैं एक सच्चाई की आवाज हूँ हर मोड़ पे, अच्छाई का आगाज हूँ हर मोड़ पे। जहाँ भी अंधेरा वहाँ मैं एक रोशनी, दुश्मनों के साए को जट से मिटाऊं, बुराई का विनाश हूँ, गरजता बादल, पापियों का काल हूँ मैं, इनका हूँ कातिल। देश में हो रहा है अधर्म चरम पर, जनता सोई है दिमाग की आंखें मूंद कर, मासूम पिस रहा है इन सब के पैरों तले। इंसाफ का सूरज है पर वो क्यों ना जले। हर गली हर नुक्कड़ हर शहर हर गांव, कानून के नाम पे चल रही बस अंधेरी छाँव। कानून नेता शक्तिशाली मवाली, सब मिलकर लूट रहे दिखा के शख्सियत नकली। चूस रहे हैं जनता का खून, हर पल तोड़ रहे देश की पसली, भर रहे हैं अपना घूट, गरीब का खून चूस के बेचती है धरती माँ। जमीर की कीमत अब बस नाम की हुस्ते,
देश में हो रहा है अधर्म चरम पर, जानता सोई है दिमाग की आंखें मूंद कर। मासूम पिस रहा है इन सब के पैरों तले, इंसाफ का सूरज है पर वो क्यों न चले, वो क्यों न चले। जागो रे जागो अब आंखें खोलो, अंधेरे को चीर दो, सच की जुबान बोलो। मैं एक आवाज हूँ, एक ही उम्मीद, जब तक है जान तब तक है जीत। मल्लिकार्जुन मराठ से।